गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से मुक्त थी। चलिए, सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हायर एजुकेशन क्लास। हम वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति पढ़ रहे हैं। जो प्राचीन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसमें भी हम वैदिक कालीन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको गुरुकुल कहा जाता था। हम पढ़ चुके थे कि उस समय गुरुकुल में अनुशासन कैसा होता है, दंड का विधान क्या होता है, और संस्था क्या होती है, भाषा का माध्यम क्या होता है, ये सब हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये हमने देखा था कि जो राजकीय नियंत्रण, मतलब वहाँ का जो भी शासन है उसका कैसा कंट्रोल होता है गुरुकुल में, तो वो हमने पढ़ा था कि किसी तरह का कोई कंट्रोल राजकीय नहीं होता था। जो गुरु होते थे गुरुकुल के, उन्हीं के अनुसार सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे। इसके बाद हम नारी शिक्षा की अगर बात करें, गुरुकुल या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के समय नारी की क्या स्थिति थी एजुकेशन के मामले में, तो एक सेकेंड। नारी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। महिलाओं को शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के समान उनको सारी शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग ऐसा नहीं था कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। कुछ पांच हम पंच विदुषियों के नाम भी जानते हैं। किसी को पता है आप में से कौन कौन विदुषी नहीं महिलाएं हुई हैं? मैम, एक गार्गी हम्म, हाँ, गार्गी, मैत्री, गार्गी है, लोपामुद्रा, मैथिली, लोपामुद्रा, और अरुंधति। और तो याद नहीं आ रहा। अरुंधति तो हाँ गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी थी। ऐसे महिलाएं जो उसी समय उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी पुरुषों के समान उनको दी जाती थी, अधिकार था पुरुषों के समान। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो महिलाओं की शैक्षिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ये हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव शिक्षा के संबंध में नहीं किया जाता था, और यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण तो थी ही, लेकिन ये भी हमने देखा है कि अगर कोई वैवाहिक पुरुष है तो जब तक वह अपनी पत्नी के साथ बैठेगा नहीं तो उसको उस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता था। ये भी जो कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड का मतलब समझते हैं ना, दो तरह की भक्ति भाव चलती है या पूजन चलते हैं, अनुष्ठान चलते हैं। उनमें से एक होता है कर्म कांड। उपनिषद जब पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड, दो तरह की चीजें वहां पे आती हैं। तो कर्म कांड में क्या है, मंत्रों के साथ में बिल्कुल नियम पूर्वक चलना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जबकि जो उपासना कांड है या भक्ति कांड है उसमें कोई नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं, किसी भी तरह से वो कर रहा है लेकिन अटैचमेंट पूरा है तो उसको पूरा फल मिल जाता है। इसी तरह से उपनयन संस्कार किया जाता था। जैसे मेल स्टूडेंट का होता था वैसे ही फीमेल स्टूडेंट्स का भी सेम प्रोसीजर से होता था, और वो वह भी गुरुकुल में रहकर क्या कर सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। फिर उन्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। अगर आपने रामायण जी देखी है तो आपने देखा होगा जब उत्तर कांड आता है उसमें जब सीता जी को वनवास मिल जाता है लास्ट में, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब वो कहाँ जाती हैं, कौन किन के आश्रम में जाकर रहती हैं? महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी के। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती हैं जो कि उनका ध्यान रखती हैं। फिर अर्थात एक चीज क्या लिखी है इसमें, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था उनको भी।
नारी शिक्षा को एक गौरवपूर्ण स्थान उस समय प्राप्त था। गार्गी ये दिए हुए हैं, गार्गी, मैत्रेय, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, अरुंधति, इनके नाम याद कर लीजिएगा पांचों के। आदि वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं के एग्जाम्पल हैं। फिर मैम समावर्तन संस्कार, हाँ। मैम स्क्रीन ना बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, वो ना फिर दिख नहीं रही है ढंग से। जूम हो गया ज्यादा। हाँ जी। एक मिनट, अभी ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। आप अपने उसमें फिर छोटा करिए। सबसे मतलब जितना हो सकता है पूरा कर दिया मैंने छोटा इसको। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये साइड से ना ऐसे लग रहा है जैसे कि स्लाइड कटी हुई है। हाँ जी, हाँ आता जी, यही लग रहा है मैम। नहीं, कटी हुई नहीं है वो। मैटर पूरा दिख रहा है, कटा हुआ कुछ भी नहीं है। आपको टेक्स्ट पूरा दिख रहा होगा। ये अगर मुझे दिख रही है ना, मुझे भी स्क्रीन, तो अगर मैम टेक्स्ट नहीं आ रहा है पूरा, आई एम वेरी सॉरी टू से। नहीं आ रहा है तो एक सेकेंड, अभी आ रहा है? नो मैम। रोटेट कर लेते हैं फिर। इसमें तो दिखेगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें तो दिख रहा है मैम। दिख रहा है, इसी हाँ से पढ़ इसमें। लेते हैं। ठीक है, इससे ही पढ़ लेते हैं हम। ये हमारा नारी शिक्षा का हो गया है। आप अगर इसमें ज्यादा छोटा दिख रहा हो तो जूम कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से थोड़ी नहीं सी ठीक है मैम, प्रॉब्लम। जी ठीक है, मैम, ओके। जूम करने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ मैम, ये ठीक हाँ है मैम। ठीक है। ओके। तो हम नारी शिक्षा के बाद इसमें पढ़ेंगे समावर्तन संस्कार। अभी हमने इससे पहले कौन सा संस्कार पढ़ा था? कौन सा उपनयन में। उपनयन। उपनयन संस्कार पढ़ा था, और ये दूसरा संस्कार आ रहा है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है? उसमें आया था विद्यार्थी गुरुकुल में, और अपने घर बार को सब उसने छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। पूरा फोकस एजुकेशन पे था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। हमने क्या पढ़ा था कल? कल हमने ये पढ़ा था कि कोई एक वेद पाठी होता है, एक वेद का अध्ययन कर लेता है, कोई दो वेद पढ़ लेता है। एक वेद का जो अध्ययन कर लेता है उसको कौन सी उपाधि मिल जाती है? स्नातक। स्नातक। स्नातक की। दूसरे दो का कर लेता है तो उसको क्या मिल जाती है? काय की? वसु। वसु की। और तीन वेदों का जो कर लेता है उसको किसकी मिल जाती है? रुद्र। रुद्र की। और जो चारों वेदों का कर लेता है वो आदित्य। आदित्य। तो आदित्य। ऐसे करके हमने ये पढ़े थे। अब मान लीजिए किसी का हो गया कि भाई मुझे एक वेद पढ़ लिया मैंने, मेरा हो गया, मुझे घर जाना है वापस। किसी ने दो के बाद ऐसा डिसीजन लिया कि जाना है वापस, और किसी ने तीन के बाद लिया है। तो जब इनमें से जिसको लग रहा है कि अब बस मुझे इतना ही पढ़ना है, उसे वापस अपने घर में जाना है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, दैट इज कॉल्ड समावर्तन संस्कार। उसके लिए फिर से एक बड़ा आयोजन होता है। जैसे हम लोग नहीं करते, कोई बाहर से लौट के घर आता है तो उसके स्वागत में हम लोग क्या करते हैं, भोजन का आयोजन करते हैं, लोगों को, रिश्तेदारों को बुलवाते हैं अपने। ऐसा ही एक बड़ा आयोजन किया जाता है इसमें। तो उसी को समावर्तन मतलब वापस इधर फैमिली के साथ में मिलना, ये समावर्तन संस्कार है। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस मैम। फिर अगली चीज क्या आ जाती है? अगली चीज आती है प्री वैदिक एजुकेशन सिस्टम में, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और साथ में उसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, क्या महत्व है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ये तीन चीजें जो दी हुई हैं विशेषताओं में, इनको अच्छे से आप, ये क्वेश्चन वाला है यहाँ से, इन तीनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विद्या विहीन व्यक्ति को किसकी संज्ञा दी गई है, किसके समान माना गया है? पशु के समान माना गया है। विद्यारंभ से हमारा दूसरा जन्म अर्थात मनुष्य जन्म प्रारंभ होता है। नहीं तो पशु के समान मान रहे हैं, अगर हम अनपढ़ हैं तो पशुओं को भी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा उनको भी नहीं रहती है, कोई ज्ञान नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, कोई विवेक ज्ञान नहीं होता है।
और जब अगर व्यक्ति विद्या आरंभ करने लगता है तब उसका मनुष्य जन्म वास्तव में माना जाता है। अज्ञानी व्यक्ति की उपेक्षा तथा ज्ञानी व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है पूर्व वैदिक काल में, कि बहुत महत्व देते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पहले जो गांव में अगर कोई एक आध व्यक्ति पढ़ा लिखा आ जाता था तो उसके आगे पीछे सब घूमते थे, उसका कितना सम्मान करते थे। ऐसा किसी ने देखा होगा, सर ने तो बिल्कुल शायद देखा होगा कि कोई अगर पढ़ा लिखा दिख गया तो उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। और अज्ञानी व्यक्ति को क्या बोला है? अधूरा पुरुष सॉरी बताया गया है। सॉरी अज्ञानी मैम। व्यक्ति को पुरुष भी नहीं मैम माना। जी हेलो मैम, आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ना तो वो पिक्चर बड़ा हो जाएगा। अभी वही तो किया था, लेकिन उसमें स्क्रीन कटा हुआ बता रहे हैं, इसलिए ऐसा किया है। फिर ठीक है मैम, जूम करके आ रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है पूरा। आप जूम कर लीजिए, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि स्क्रीन कटेगी। सारा मैटर थोड़े दिन की बात है, 2-4 दिन में मैं लैपटॉप अरेंज कर लूंगी अपना वापस से। ठीक है तब तक थोड़ा सा कर लीजिए, है ना। यस मैम। मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी साइड से है, ये इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी सभी को, लेकिन जल्दी इनको कर लेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्या है? विशेषता शिक्षा प्रकाश का स्रोत है। सीधा क्वेश्चन है, शिक्षा को किसका स्रोत कहा गया? प्रकाश। क्यों कहा गया है? हम योग के स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ते हैं इस चीज को कि शिक्षा क्या करती है? अंधकार रूप, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाती है। और हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं। इससे क्या होता है? हमारे अंतः चक्षु यानी जो हमारे इंटरनल आईज है वो ओपन होती है और हमको वास्तविक ज्ञान होता है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है। तो कैसे मिल रहा है? ये कहते हैं ना, अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये ज्ञान ही प्रकाश के रूप में है। शिक्षा से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा ज्ञान चक्षु के समान है। और तीसरा क्या है? शिक्षा हमारा तीसरा नेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसको तीसरा नेत्र कहा गया है? शिक्षा को। किसमें? वैदिक कालीन एजुकेशन में तीसरा नेत्र किसको कहा गया है? शिक्षा को। दोनों दो नेत्र तो हमारे ये हैं ही, ये क्या करते हैं? हमको जो फिजिकल मटेरियल है वो हमको दिखाते हैं, ये वो हम उनको देख पाते हैं, लेकिन जो इन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता वो हम शिक्षा। और वैदिक काल में किस बात की शिक्षा हम पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? आत्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान, इन सब चीजों की बात है। तो आत्मा परमात्मा की बात है उसमें। ऐसा वाला ज्ञान दिया जा रहा है और उसी ज्ञान से क्या हो रहा है? हम अपने आप को देख पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये जो दिखाई नहीं दे रही है चीज अलौकिक, कल हमने पढ़ी थी ना, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या तो वहीं से इसको हम को रिलेट कर सकते हैं कि जो फिजिकल मटेरियलिस्टिक से बहुत दूर है, जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो भी शिक्षा के माध्यम से हम उसको भी आत्मसात कर सकते हैं, उससे जान सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? थर्ड आई। एजुकेशन इज द थर्ड आई। अलौकिक ज्ञान प्राप्त कराता है। इसके आगे हम देखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा के जो है मेन ऑब्जेक्टिव या प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है? क्या आ सकती है सर्वांगीण विकास में? इस स्लाइड को छोड़िए, अभी बिना स्लाइड देखे अब बताइए सर्वांगीण विकास में क्या 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 चीजें शामिल होंगी? विकास मैम उसका उसमें नैतिक नैतिक सामाजिक व्यवहारिक सब आ जाएगा उसमें। आपको हेल्थ की डेफिनेशन पता है? WHO की क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने क्या दी है? शारीरिक मानसिक ऐसे है मैम। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक शारीरिक शारीरिक, मानसिक। मानसिक और आर्थिक सामाजिक, ये पहले थे। उसमें अभी 2 चीजें और शामिल कुछ समय आध्यात्मिक। पहले हो गई। आर्थिक भी हो गई, आध्यात्मिक भी, यानी सब चीजें, कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो ये सब चीजें टोटल हेल्थ कैसे प्राप्त होगी, मिलेगी? जब टोटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा।
सभी चीजें आ जाएंगी। सर्वांगीण का मतलब ही होता है सब कुछ। और हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, हम जिस दिन से एडमिशन लेते हैं पहले दिन से हमको क्या सिखाया जाता है? स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में प्रसन्न मन का वास होता है। और प्रसन्न मन के द्वारा ही सारे जो पुरुषार्थ हैं हमारे, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हम कल्पना करते हैं उनकी, कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति स्वस्थ मन प्रसन्न मन के साथ ही की जा सकती है, तभी सर्वांगीण विकास माना जाएगा। तो यही सर्वांगीण विकास में अब दूसरी चीज क्या आ जाएगी यहाँ पर? कल हमने पढ़ा था कि कर्म आधारित शिक्षा थी पूर्व वैदिक काल में। कर्म पर फोकस था पूरा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। जो जिस योग्य था उसको उसके अनुकूल शिक्षा प्रदान कर दी जाती थी, ताकि भविष्य में वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके। जीविकोपार्जन मतलब 2 शब्द हैं। एक पेशा, कल हमने पढ़ा था, कोई टेलर है, कोई मोची है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पेशा, शा शक्कर वाला। और दूसरा होता है पैसा, सा सरोते वाला। दोनों आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक में जाके दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। राइट और रॉन्ग? सही यस, है। यस मैम। दोनों चीजें याद रखें हम तो ऐसा उनको हुनर दिया जाएगा जो जिस योग्य है, कि वो जिस लायक है उस पेशे में जाके पैसा कमा सके, धन उपार्जन कर सके और अपने आप की जीवन को चला सके, आराम से अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर सके। किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना आए कि वो गरीबी में जिए, उसके बच्चे भूखे सोएं। तो यहीं पर है, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सारी शिक्षा। दूसरी चीज, शारीरिक विकास के लिए शरीर को ध्यान में रखते हुए उन्हें योग और व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती थी, सभी बालकों को आज भी दी जाती है। अच्छा, और इस चीज में सर्वांगीण विकास में या जो हम बात कर रहे हैं कि पेशा और पैसा, इसको ध्यान में रखते हुए उस समय तो दी जाती थी गुरुकुल में, लेकिन आजकल हम वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी में भी देख रहे हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज हर क्लास में, हर स्कूल में एक पीरियड कम से कम होता है ना सभी स्कूलों में। जिस बच्चे का यस मैम। यस मैम। हाँ, जिस बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होता है उसको उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है। इवन डांसिंग और सिंगिंग, ये सब चीजें भी आजकल क्लास लगाई जाती हैं, अलग से भी क्लास लगाई जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। बच्चे खुद, पेरेंट्स खुद भी अलग से भी भेजते हैं, स्कूल के अलावा भी भेजते हैं और उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा सर्वांगीण विकास। और एक चीज इसमें क्या लिखी है, जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो उसमें क्या होगा, आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। ये सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जैसा हमने एनवायरमेंट में देखा था कि वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन हमको ज्यादा मिल रहे थे, सीधे सीधे सेंटेंस आ जाते थे, लेकिन हायर एजुकेशन में ऐसा कम होता है। अगर 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 आपके लॉजिकल बेस्ड होंगे, लॉजिकल बेस्ड पर होंगे, या फिर आपके रीजनिंग बेस्ड होंगे या टेक्निकल होंगे। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन कम मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे जो ईयर वाले चार्टर्ड एक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे उसमें से मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसे वाले ना टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे कि सेंटेंस पढ़ के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा चीजों को। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, इस सेंटेंस को भी पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो उसमें ये वाला सेंटेंस पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर होता है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। स्वाभाविक है कि जब सेल्फ डिपेंड होता है तो डरा डरा नहीं घूमता है कि मैं क्या करूंगा, कैसे मुझे किसी से मांगना पड़ेगा। अगर किसी से व्यक्ति लेता है जिससे उससे डरता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है फिर। इसके साथ ही गुरुकुल शिक्षण पद्धति में वाद विवाद मतलब ग्रुप डिस्कशन और वाद विवाद को क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। डेविड मैम। डिबेट, डिबेट डिबेट। डिबेट भी होता था।
और ग्रुप डिस्कशन होता था, जिससे व्यक्ति की तर्क क्षमता का विकास होता था। शास्त्रार्थ चलते थे ना, पहले बड़े बड़े लोग आते थे, जगत गुरु आते थे, उनके सामने दूसरे लोग आते थे, वो उनको टेस्ट करते थे और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये देखकर फिर नया जगत गुरु मतलब बनाए, सब सर्वसम्मति से घोषित किए जाते थे। तो ये सब इसी का हिस्सा है, डिबेट का। कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तार्किक क्षमता का या एक गहरी सोच को डेवलप करने के लिए ऐसी वाली एजुकेशन भी दी जाती थी। उसकी सोच, तर्क क्षमता विकसित होती थी, तर्क के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेने के योग्य बनता था। इससे वह जान पाता था कि कोई बात सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, मतलब क्यों का जवाब ढूंढने की उसमें क्यूरोसिटी आती थी और उसमें नॉलेज भी बढ़ता था। अर्थात यहाँ भी उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है चरित्र का विकास। आप जब भी किसी इंस्टीट्यूशन से, एक इंस्टीट्यूशन में आपकी कंप्लीट हो गई एजुकेशन, अगले में जाते हैं तो हमें कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? करेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है हमसे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में जहां भी हम जाते हैं वहां पे बताया जाता है, लिख के देते हैं गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, इस टाइप का वो रिमार्क दिया जाता है हमारे इंस्टीट्यूशन से कि इनका बहुत अच्छा बिहेवियर रहा पूरे टाइम में, अति उत्तम रहा, सामान्य था, ठीक ठाक था, ऐसे रिमार्क करके भेजते हैं। तो गुरुकुल में भी चरित्र की, हमको चरित्र निर्माण का भी, चरित्र के विकास का भी ध्यान रखा जाता था कि क्या व्यवहार हमको रखना चाहिए। संपूर्ण वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली चरित्र के विकास पर ही आधारित है, ऐसा हम मान सकते हैं, और चरित्र के विकास पर बल देती है। इसके अनुसार शिक्षा के द्वारा हमें व्यक्ति के चरित्र का एक आदर्श के रूप में, मतलब एक आइडियल, हम देखते हैं ना, कई लोगों को हम देखते हैं कि यार इंसान हो तो ऐसा हो, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो ऐसा चरित्र निर्माण करने की कोशिश की जाती थी कि सब उसको अपना आदर्श माने, आइडियल माने। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरुकुल के भीतर शिक्षार्थियों को पूर्व से आदर्श स्थापित उच्च चरित्रवान व्यक्तियों का एग्जाम्पल सेट किए जाते थे, दिखाया जाता था जीवनी। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे उसमें है ही एक पूरा चैप्टर, कौन सा है? जितेंद्र सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से सारी चीजें उसमें। योगियों का जीवन परिचय मैम। योगियों का जीवन परिचय क्यों पढ़ाया गया हमको? इसीलिए तो पढ़ाया गया कि हम भी उनके समान कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें, अपना आदर्श मानकर उनको चलें। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनकी जीवनियां पढ़ाई जाती थी। फिर सामाजिक कुशलता की प्राप्ति शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। सामाजिक कुशलता का क्या मतलब है? हमने गीता की एक परिभाषा, गीता में योग की 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, कौन कौन सी पढ़ते हैं? मैम कौन एक तो कौन वो सी? है योग कर्मसु कौशलम, एक समत्व योग उच्यते। बहुत बढ़िया। योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तो ये जो सामाजिक कुशलता है, इसका मतलब यही है कि हमारे जो जो सामाजिक दायित्व हैं, अब पूरे हमने पढ़े हैं कि 25 के 4 सेट में हमारी पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया गया है। तो हर एक एज ग्रुप में हमारी कुछ अलग अलग ड्यूटियां हैं कि पहला है जो ब्रह्मचर्य वाला हमको पालन करना है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना है, उसके बाद हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। सबसे ज्यादा जो है डिफिकल्ट लाइफ कौन सी होती है या चैलेंजिंग होती है, वो यही होती है जो गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में है तो हमको क्या कहना चाहिए, भक्ति का और उसका हमको कोई अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा हमने पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी हमने ये चीज पढ़ी है कि गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए सबसे अच्छे से की जा सकती है ये, आप अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहिए, अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट रखिए
और अपने हर एक कर्म को सिर्फ ड्यूटी समझ के करिए। तो वही है ये सामाजिक कर्मों में कुशलता पूर्वक अपनी सारी ड्यूटीज को हम निभाते चले जाएं, ऐसी एजुकेशन भी दी थी। प्लस वही जीविका उपार्जन वाला भी यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा कि इसकी तुलना हम महात्मा गांधी की हस्त कौशल एवं शिल्प आधारित शिक्षा से कर सकते हैं कि सिर्फ जो हमारे पेशे हैं या जो इनकी हमको छत्री है तो हमको तलवार चलाना सिखा दिया, और अगर हम ब्राह्मण है तो वेद पढ़ना सिखा दिया। इसके अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज में आप मान सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमको सब कुछ हम कर सकते हैं जो हम में योग्यता है, जो हमारे दिमाग में सरलता से बैठ जाती है चीज, हम समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसी शिक्षा दी जाती थी। फिर अगली चीज क्या आ रही है, नागरिक व सामाजिक कार्यों के प्रति कर्तव्य का भाव विकसित करना चतुर्थ उद्देश्य है। अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक कहावत कही जाती है कि भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत किससे करना, बताइए, मेरे से करना। भगवान सबका भला करना लेकिन शुरुआत मेरे से करना। जबकि यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं सिखाया गया। यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में वैसा सिखाया गया जैसा एमडीवाईए कर रहा है। क्या कर रहा है एमडीवाईए, बताइए। सर के मन में एक विचार आया कि मतलब जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी कि ठीक है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, बहुत लाइफ चैलेंजिंग थी, कैसे सब करना है, हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर अगर किसी मसीहा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमको किनारे तक लगा दिया तो हमारे मन में क्या भावना विकसित होगी कि यार इसने तो मेरी नैया पार लगा दी, अब मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि मैं और लोगों के लिए वैसा, जैसे मैं परेशान हुआ, जो जो मैंने सामना किया, जिन जिन परेशानियों का, और लोगों को ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हम कर सकते, कहीं ना कहीं एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, नैतिकता वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे। नैतिक शिक्षा से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे मन में जाग रही है, संवेदनशील हम हो रहे हैं कि भाई मुझे लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए कि जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या पैसे देकर, बहुत ज्यादा फीस देकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता तो है उनको, मार्गदर्शन है, इंटेलिजेंट है, तो इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट लेके आए कि हम सब लोग, कुछ लोग मिलके जो सेवा भाव रखते हैं, फिर वही बात आ गई कि सेवा का भाव, ये भी एक तरह की सेवा ही है ना, कि सेवा कौन कर सकता है, जिसका हृदय विशाल होता है। तो हम लोग दूसरों के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनका कल्याण हो, उनका लाइफ में जो एक बाधा है, बैरियर है, वो बैरियर को हम तोड़ पाए और वो आगे बढ़ सकें। बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उनके इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बाधा बन रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उस बैरियर को हम तोड़ देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी वाली कि सबके लिए, जो जरूरतमंद है, कमजोर है, मजबूर है, हम उसको साथ लेके चले। वर्तमान जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, वो भी क्या नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास। तो ये हमारे गुरुकुल पद्धति से ही आई हुई है ये चीज कि सबको साथ लेके हमको चलना है। फिर संस्कृति का संरक्षण करना। संस्कृति का संरक्षण करने से क्या मतलब है, जो अब हमने क्या देख रहे हैं, जैसे हमने देखा कि अभी बात वहीं से फिर आ जाएगी कि हम देख रहे हैं कर्म आधारित शिक्षा है। कर्म आधारित शिक्षा में हम क्या देख रहे हैं कि जो जिस योग्य है उसको हम वैसी वाली एजुकेशन देंगे, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि भाई जो गरीब है, किसान है, वो उसी फील्ड में फिर जा रहा है क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा है बच्चा, फिर वैसे ही है, इसको वैसे समझेंगे। अभी हमको हमारे नए वाले जो टीचर्स मिले हैं उनने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि गरीब परिवार ठीक है, वो उसमें दिमाग नहीं था,
मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, आईक्यू लेवल कम था एक व्यक्ति का, तो वो वेदों की शिक्षा नहीं ले पाया, शौर्य भी नहीं था उसमें, बहुत हष्ट-पुष्ट नहीं था, ताकत नहीं थी, तो वो क्षत्रिय धर्म वाली शिक्षा भी नहीं ले पाया, उस वर्णाश्रम में भी नहीं जा पाया। माइंड बहुत जो एक शार्पनेस चाहिए है कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए, वो भी उसमें नहीं था। फाइनली उसके पास क्या बचता है ऑप्शन, कि जिसने जो कह दिया, ऑर्डर दे दिया, सेवक बन के काम करना, ये पानी का ग्लास वहां ले जाओ, पानी पिला दो, चारा खिला दो गाय को, ऐसे सब वो काम उसने किया। अब वो उस काम को कर रहा है तो समझ में आ गया कि उसको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे, गरीबी में है। अब गरीबी में है तो उसके बच्चे भी क्या करेंगे, उनको भी बहुत अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन का भी इफेक्ट पड़ता है, कम न्यूट्रिशन मिलेगा, तो जो एक सेल्स का डेवलपमेंट होता है या मेंटल ग्रोथ होती है वो भी इफेक्ट होगी। तो फिर ये चीज ऐसे भी जरूरी नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में जो गलत तरीके से ले गए हैं उससे ही ये क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी एक चेन बन जाएगी, और जो शूद्र हैं वो परमानेंटली शूद्र बन गए, या जो क्षत्रिय है वो परमानेंटली क्षत्रिय। उसका कारण एक दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई गरीब हो गया, वो नहीं पढ़, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी नहीं बेच पाएगा, भले ही बच्चा इंटेलिजेंट हो गए तो भी नहीं बेच पा रहे हैं। दूसरा, हालांकि गुरुकुल में ऐसा नहीं था कि जो पैसे नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा, लेकिन ये फैक्टर है कि भाई माइंड फिर चल ही नहीं रहा है, क्यों, खाने पीने को नहीं है या दूसरी चीजें बहुत सारी बाधा ऐसे आ रही हैं। तो ये भी एक तरह से उसमें हो गया। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि अब ठीक है, तुम जिस पेशे में हो, कोई बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, बहुत अच्छा कोई कलाकार है, तो उसको वो आगे तक ले जाए। ऐसा नहीं है कि वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ने सीखा नहीं उसको, वो खत्म हो गई। जिसका भी जो भी कल्चर है, जिस कल्चर में हम देखते हैं ना, अभी हम पढ़े हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, वही तो चीज है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कहाँ से आई, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं चीजें, एक के बाद एक लोग उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कई घरों में हमारे यहाँ कुल देवी की पूजन होती है, बोलते हैं ये नौ दुर्गा जी में हम ऐसा करते हैं, अष्टमी पूजन होती, किसी के नवमी पूजन होती, ये सब कहाँ से आया, यही तो कल्चर है, यही तो कल्चर का कंजर्वेशन है। इस चीज की भी यहाँ पे शिक्षा दी, संरक्षण करने पर, उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पे उसको रखा गया, शामिल किया गया। फिर धार्मिक विकास की भावना, धार्मिक भावना का विकास करना। धार्मिक भावना का विकास क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ऋग्वेद से ही आरंभ कर देते हैं पढ़ना। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर जानना है। ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है। अगर हम मान रहे हैं ईश्वर है, तो ईश्वर है तो धार्मिक भावना भी यहाँ पे आएगी, उसको, उसकी भी शिक्षा हमको विद्यार्थियों को देना पड़ती थी गुरुकुल में। ईश्वर की आराधना के साथ शिक्षा का अर्जन कर धार्मिक भावना का विकास करना, मनन स्मरण स्वाध्याय के माध्यम से जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाए उसे आत्म स्थित करना, अर्थात प्राप्त ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना, मतलब बना कर रखना, स्टोर करके रखना। उदाहरण स्वरूप, जब कोई अखबार पढ़ते हैं तो उसमें से अपने काम की खबर ही कोई हम पढ़ते हैं, अन्य खबर को क्या कर लिया हमने, छोड़ दिया। जैसे किसी का इंटरेस्ट फुटबॉल में है, गेम्स में है, तो वो सीधा जैसे ही अखबार आया सबसे पहले गेम्स वाला पन्ना ओपन करता है। किसी का इंटरेस्ट गॉसिप वाले उसमें होता है तो वो वहां जाता है। कोई धर्म की न्यूज आती है एक पेज पर, उन पे जाता है। कोई एक होता है एडिटोरियल, वो वाला पेज पढ़ता है, जिस जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो उस वाले पेज पे जाता है। ऐसे करके सब अपने इंटरेस्ट की, बाकी चीजों पे ध्यान भी नहीं देते। तो यही है, धार्मिक विकास, भावना का विकास कर रहे हैं तो वो भी यही कर रहे हैं कि हमने अगर हमारे गुरु से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ईश्वर संबंधी, उसी के बारे में हम सोचेंगे, बाकी दूसरी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। उसको मतलब सुन भी लिया है तो वो स्टोर नहीं करेंगे उसको, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और वहां से डिलीट हो जाएगा। और इसको हम बार बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और स्थायी रूप से हमेशा के लिए बना रहेगा।
इसीलिए बार बार जितने भी धर्म गुरु होते हैं या जितने भी कथा भागवत पुराण करने वाले सब होते हैं, क्या करते हैं, हम किसी एक की कथा में जाएंगे, दूसरे की कथा में भी जाएंगे, सेम चीजें हमको सुनने को मिलती हैं, हमको बार बार हम रिपीट, क्योंकि चीजें तो वही हैं, लेकिन बार बार सुनाने का मतलब क्या है, यही है रिपीटेशन का उद्देश्य, यही है कि चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। और जैसे तेल की धार होती है, बिना कटे फटे एक निरंतर धार की तरह गिरती है, ऐसे ही हमारी स्मृति में ईश्वर की जो है अवधारणा या ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यूअसली हमारे मन में उनकी स्मृति बनी रहे, और उसी से हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। मतलब हमें हमारे लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति भी उसी से होगी। अब अगला उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आ जाती है। अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। उत्तर वैदिक कालीन में क्या था, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, पूर्व वैदिक में क्या था, कर्म आधारित शिक्षा थी। सुन रहे हैं ना सब, सो तो नहीं जी है, मैम सुन रहे हैं। यस मैम। समझ में आ रही है ना चीजें ये सारी, यस मैम आ गई। यस मैम। इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अब उत्तर वैदिक कालीन में हम आते हैं। जैसा कि हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे विकृति आने लगी थी, स्वरूप जो वहां पे अगर मजबूरी में आ रहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे हीरो का बेटा बच्चा बच्ची हीरो ही उसी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कुछ और नहीं बनेंगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर की फैमिली में सब डॉक्टर, टीचर की फैमिली में सब टीचर, वहां कोई और कारण हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे उधर जो जिनने ज्ञान प्राप्त कर लिया पूर्व वैदिक कालीन में, फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपने तक ही सीमित रखा, दूसरे वर्णों से उसको काटने का प्रयास किया। कौन ने, जो ब्राह्मण हो गए, जिन्होंने चारों वेदों का कर लिया या एक का दो का कर लिया, फिर उन्होंने उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तो बहुत दयालु थे, उनकी तो थिंकिंग ही यही थी कि जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया अब इसको सबके पास पहुंचाना है ताकि सबका कल्याण हो, सबको पता चले लाइफ में क्या करना है, इस लाइफ का क्या करना है। लेकिन ये जो बाद वाले आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो ब्राह्मण शब्द था उसको विकृत कर दिया। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ था, हमने क्या पढ़ा था वहां पूर्व वैदिक काल में, बताइए, कोई तो बोल दो। वेद का एक हिस्सा था मैम, ब्राह्मण। नहीं, वेद का हिस्सा नहीं था। ब्राह्मण संहिता। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये था जो ब्रह्म को जानता है, वेद का पाठन ब्रह्म करते हैं, ज्ञानी, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान जानता है वो ब्राह्मण है। ये था ब्रह्म शब्द, ब्राह्मण शब्द का अर्थ। ब्राह्मण एक उपाधि थी, नॉट कास्ट। ब्राह्मण एक उपाधि थी, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण आश्रम का हो, अगर वो ब्रह्म को जानता है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो जो लोग थे उन्होंने उसको क्या कर लिया, ब्राह्मण को कास्ट कर लिया कि हम वेद के ज्ञाता हैं, हम ही ब्राह्मण हैं। भले ही ब्रह्म ज्ञान हो या नहीं हो, हमने वेद पढ़ रखे हैं, भले ही रट के पढ़े हैं और रट के जुबान पे हो गए हैं, याद हो गए हैं, लेकिन उन शब्दों का हमको अर्थ पता है या नहीं पता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गए हैं। तो उन्होंने अपने तक सीमित, अपने परिवार तक सीमित, दूसरे वर्णों से उनको संपर्क काट दिया उनका, कि नहीं अब पढ़ने नहीं दे रहे हैं उनको, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वेदों में लिखा क्या है। जब वेदों में लिखा क्या है नहीं पता है तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत ही खराब परिस्थितियां हो गई, सारे वर्णों को क्या है फिर, मतलब जातिवाद को यहाँ से बढ़ावा मिल गया कि तुम ये हो तुम ये हो, ऐसे करके कर्म आधारित शिक्षा जो है वो जाति आधारित शिक्षा कहाँ से हो गई, उत्तर वैदिक काल से। अब इसमें हम देख लें, ये बस 2 स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। शिक्षा का स्वरूप कैसा था,
उत्तर वैदिक काल में, जहां पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कर्म आधारित था ना कि जाति आधारित, वहीं उत्तर वैदिक काल में इस स्वरूप में विकृति आ गई। फिर शिक्षा को कुछ सामर्थ्यवान प्रभावशाली वर्गों ने अपनी संपत्ति समझना शुरू कर दिया और यहीं से कमजोर व सेवक समाज का शोषण आरंभ हो गया ना, स्वाभाविक है। मैम ये झूठ बोल स्क्रीन बोल थोड़ी ब्लर दिख रही है, क्या दिख रही है? ब्लर दिख रही है थोड़ी सी स्क्रीन। ब्लर दिख रही है? यस मैम। सभी को ब्लर दिख रही है? यस मैम। नहीं। नो मैम। तो आप, जिसको ब्लर दिख रही है, आप अपना थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि मुझे तो क्लियर दिख रही है यहाँ पे। मैम क्लियर दिख रहा है। और हाँ, या एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए लेफ्ट करके। इसमें ये ऐसे हो गया कि आपने सुना होगा ब्राह्मण आज भी चलता है, आपको आपकी कुंडली में ये दोष है, आपको ये करवाना पड़ेगा, ये पूजन करवानी पड़ेगी, ये हवन करवाना पड़ेगा। इतना ज्यादा डरा देते हैं, इतना ज्यादा डरा देते हैं। अब चूंकि लोग पढ़े ही नहीं, फिर पढ़ना भी छोड़ दिया उन्होंने, सेवा का काम ही कर रहे हैं, दूसरे ही काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं वेदों में लिखा क्या है। उन्होंने जो कह दिया पंडित जी ने वही सही है, उसके अनुसार करवाना है। तो ऐसे उन्होंने क्या करा, उसको अपना मतलब बहुत गलत मिस यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। शिक्षा कर्म आधारित न रहकर क्या हो गई, वर्ण आधारित हो गई, और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पूर्ण वैदिक कालीन में, ये जो टेबल आप बनाओगे ना, टेबल कल बताई थी कैसे बनाना है, उस टेबल में ये भी रखना है आपको, नारी की जो एजुकेशन की कंडीशन थी वो कैसी थी। पूर्व वैदिक काल में समान अधिकार था, और यहाँ पे क्या कर लिया, उनको मना कर दिया। आपको क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की, चूल्हा चौका संभालो आप। विवाह कर देते थे छोटी सी उम्र में, अपना घर संभालो जाके। ये स्थिति यहाँ से हो गई। ये देख रहे हैं बच्चे, आपको फोटो में दिख रहा होगा कि बालक बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर ईश्वर एवं धर्म का दुष्प्रचार किया जाने लगा। सीधे और भोले लोगों के मन में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, मतलब उनको झूठ झूठ बोलकर धर्म के नाम पर उन्हें डराया जाने लगा, और उनसे क्या है, धन भी लूटा जाने लगा कि आप ऐसा करवाओ, इतना धन लगेगा आपका इसमें। ये सब मात्र निजी स्वार्थ से किया जाता था, मतलब अपना काम बनता और इधर उधर जाए जनता, ऐसी वाली कंसेप्ट थी। तो ये हमारा हो गया है वैदिक कालीन शिक्षा कंप्लीट आज। इसमें पूर्व वैदिक भी हमारी हो गई है और उत्तर वैदिक भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैम उत्तर वैदिक काल की जो शिक्षा का स्वरूप है एक बार वापस से बता दीजिए। अच्छा, अभी बता देंगे। अभी एक बार लेफ्ट कर जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? तो फिर हम सारे डाउट ले लेंगे और सब चीजें ले लेंगे। सब लोग लेफ्ट कर जाइए। लेफ्ट कीजिए, बाकी लोग भी लेफ्ट कीजिए। कल्याण जी लेफ्ट कीजिए। गुड।